तो नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। BHU एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। चलिए आज हम क्लास नंबर 10 की ओर चलते हैं। हमने पिछली 9 कक्षाओं में द्विघात समीकरण की क्लासेस चल रही हैं। चैप्टर 4 है द्विघात समीकरण। NCERT बुक क्लास 10 की मैथमेटिक्स में हमारी क्लास नंबर 4th चैप्टर की क्लास नंबर 10 चल रही है। हम चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 की ओर पहुँच गए हैं। इसी प्रकार से लगभग हमारी टोटल क्लास नंबर आज 49 होने वाली है। 48 कक्षाएं हो गई हैं। 48 कक्षाओं में हमने 4 अध्याय तक पहुँचे, यानी 4 अध्याय तक का कवरेज किए हैं। इन दोनों प्रश्नों को देखिए, ये दोनों प्रश्न जो हैं तो आपके 4.2 के लास्ट 2 क्वेश्चन हैं। इनको कंप्लीट करने के बाद हम चलेंगे 4.3 में। ठीक, इन 2 क्वेश्चनों को देखिए क्या बोला है प्रश्न वाला। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है ना। एक समकोण त्रिभुज है जिसकी ऊंचाई यानी समकोण त्रिभुज में 3 चीज़ें होती हैं, लंब होती हैं, कर्ण होती हैं, आधार। तो प्रश्न वाला क्या बोल रहा है, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 है तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। प्रश्न वाला क्या बोल रहा है, प्रश्न वाला बोल रहा है देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व में क्या बोला है, एक समकोण त्रिभुज, पहले आपको समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। तो समकोण त्रिभुज में आप जानते हैं कि 90 अंश का एंगल बनता है। कितने अंश का, 90 अंश का। तो मान लीजिए समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज की क्या विशेषता है कि यहाँ पे 90 अंश का एंगल बनता है। कितने अंश का, अगर किसी 2 भुजाओं के बीच में 90 अंश कोण बने, जैसे मान लो ABC, तो ये देखिए कितने अंश का कोण बन रहा है, 90 अंश का। कितने अंश का कोण बन रहा है, 90। तब इसे क्या बोलेंगे, समकोण त्रिभुज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, समकोण त्रिभुज। ठीक, समकोण त्रिभुज क्या होता है पहले इसको समझिए। समकोण त्रिभुज में जब 2 भुजाओं के बीच का कोण कितने अंश का हो, 90 अंश का हो। कितने अंश का, 90। तो उनको कौन सा त्रिभुज बोलते हैं, समकोण त्रिभुज। और समकोण जो होती है 90 अंश, इसमें भी समकोण है तो इसके सामने वाली को कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। ठीक, और ये जो लंबाई होती है परपेंडिकुलर, उसे लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लंब मतलब लंबाई। और नीचे वाली को आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आधार। जो 90 अंश का कोण होता है, 90 अंश कोण वाली भुजा के एक साइड में लंब होती है, जिसको बोलते हैं ऊंचाई, एक साइड में आधार होता है। ठीक है। तो प्रश्न वाला क्या बोला है, प्रश्न वाला बोल रहा है कि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, देखिए पहले तो कर्ण 13 दिया है। कर्ण का मान कितना है, 13 सेंटीमीटर। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ये कर्ण का मान 13 है। फिर इसके बाद क्या बोलता है, त्रिभुज की ऊंचाई, ऊंचाई ये है, ऊंचाई यही ना है। त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से, आधार कौन सी है, नीचे वाली। आधार कौन सी है, नीचे वाली। तो त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 कम है। ये कम है ना। और कर्ण कितने का है, कर्ण आपको पता है ये 13 ही पहले ही प्रश्न वाला बोल दिया। कर्ण कितने का है, 13 का। कर्ण कितने का है, 13। तो ये वाली 13 की है, ये दोनों हमें पता नहीं। हाँ इतना पता है कि जो इसकी ऊंचाई है ना, ये ऊंचाई है इसकी, इसके आधार से 7 कम है। यानी जो ऊंचाई है ये वाली आधार से 7 कम है। तो आधार पता नहीं है, तो आधार को x मान लीजिए। मान लेते हैं कि आधार x मीटर है, तो ऊंचाई कितना है, 7 कम है, तो 7 कम कर दीजिए, तो x - 7 मीटर। ठीक, तो समकोण त्रिभुज का जो आधार है उसको हम x मान लिए, तो ऊंचाई अपने आप निकल गई x - 7, क्योंकि बोला है प्रश्न में एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, ऊंचाई यानी ये लंब आधार से 7 कम है। ये सब 7 कम है ना। तो 7 कम है का मतलब पहले आपको क्या देना पड़ेगा, आधार मानना पड़ेगा। तो आधार को हमने x मान लिया नीचे वाली को। तो ये 7 कम है तो 7 घटा दिया, तो x - 7 क्या गया, x - 7। यहाँ लिखेंगे माना समकोण त्रिभुज, किसमें, समकोण त्रिभुज में आधार क्या, आधार x मीटर है। कितना है, x मीटर। तो ऊंचाई क्या होगी बताइए। प्रश्न वाला बोल रहा है कि आधार, ऊंचाई आधार से 7 कम है। तो ऊंचाई, आधार हमने x माना है, तो इसमें 7 कम कर दीजिए, तो ऊंचाई कितना हो जाएगी, x - 7 मीटर होगी। कितनी होगी, x - 7 मीटर होगी। एवं कर्ण कितना दिया है, कर्ण का मान कितना है देखिए,
कर्ण का कितना मान है 13 मीटर, कितना है 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ भी सेंटीमीटर, इसको भी आप सेंटीमीटर में ले लीजिए, इसको भी आप सेंटीमीटर में ले लीजिए। ठीक, अब चलते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती है। इसमें लास्ट में प्रश्न वाला बोल क्या रहा है, ठीक है, इसकी ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है, तो अन्य दो भुजाएं जाती है। एक भुजा पता है 13 की है, एक भुजा कितने की है 13, अन्य दो भुजाएं निकालने हैं। क्या निकालने हैं, अन्य दो भुजाएं। अन्य दो भुजाएं कौन कौन सी है, एक ऊंचाई है, एक आधार। आपको ये वाली निकालनी है, ये वाली निकाली, तो हमारा टारगेट है। ठीक, अब आप सोचिए इसको कैसे निकालेंगे। यहाँ पे प्रश्नानुसार भी नहीं दिया है, हर एक प्रश्नों में शर्त देता था, यहाँ पे शर्त भी नहीं दिया है, तो आप इसे कैसे निकालेंगे। तो हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगता है। क्या लगता है, समकोण त्रिभुज। तो कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में। कहाँ, ABC में पाइथागोरस प्रमेय थे, PGT से, पाइथागोरस थ्योरम से। यानी पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती है, आप पिछली कक्षाओं में पढ़े होंगे, कर्ण का वर्ग बराबर, पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक है, ये पाइथागोरस प्रमेय है। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है। तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, कर्ण। अन्य दो भुजा कौन सी है, लंब और आधार। वैसे भी 90 के सामने वाली कर्ण सबसे बड़ी होती है। तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। चलिए, कर्ण का मान कितना दिया है, देखिए 13, प्रश्न वाला ही बोला है। कर्ण का मान कितना है 13। ठीक, लंब कितना है, देखिए लंब यानी ऊंचाई x-7 है, लंब कितना है x-7 का होल स्क्वायर। ये धन, हम भी धन। आधार कितना है, आधार को हमने x माना, चाहे चित्र में देख लीजिए चाहे हम मान लीजिए, लेकिन ये स्क्वायर तो हम भी स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय से आया। अब 13 की घात 2 का मतलब 13 का गुणा 13 से, 13 को 2 बार, तो 13 तेरहम 169, 13 तेरहम 169। ठीक, अब यहाँ पे आप सूत्र लगाएंगे। सूत्र क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यही सूत्र आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। a यानी कितना है, देखिए x है, अब b यानी कितना है 7 है, b यानी कितना है 7। चलिए फार्मूला लगा दीजिए, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी यानी 7 का स्क्वायर, फिर धन माइनस है, कितना है माइनस, फिर कितना है 2, और ए का मान कितना है x इंटू, अब बी का मान कितना है 7, और ये धन तो हम भी धन। इस सूत्र से हमने इसको खोल दिया, ये फार्मूला है, इस घात यानी x-7 की घात 2 को इस सूत्र से हमने खोल दिया। ये धन हम भी धन, x स्क्वायर अभी बचा है। ठीक, अब 169 उत्तर आया। ठीक, अब देखिए एक खो x स्क्वायर, एक खो x स्क्वायर यहाँ है, स्क्वायर वाली पकड़ना, बड़ी घात, एक खो यहाँ है, एक हाथ कितने हो गए 2x स्क्वायर, कितने हो गए 2x स्क्वायर। ठीक, और 7 सते 49, 7 सते 49 यानी 7 की घात 2 यानी 7 के गुणा 7 से, 7 सते 49 माइनस 2 सत्ते 14, ये वाला x 14x। ठीक, कितना आ गया 14x। अब 169 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक, तो इधर सब कुछ चला गया तो क्या बचा 0 बचा, तो 2x स्क्वायर माइनस 14, इसको पहले लिख दिया, x वाले को पहले लिखा जाता है, प्लस 14 माइनस 14x प्लस 49, कितना 49, 169 उधर गया तो माइनस 169। ठीक, प्लस है तो उधर गया तो माइनस हो गया, बचा कितना। अब आप चाहे 0 इधर लिखिए चाहे 0 इधर लिखिए, बात एक ही है, चाहे 0 इधर लिखिए चाहे इधर लिखिए, बात एक ही है। तो बचा कितना 2x स्क्वायर, कितना बचा 2x स्क्वायर माइनस 14x। अब इसको घटा दीजिए, तो 9 में पहले तो कर्जा बचेगा बड़े वाले का चिन्ह, 9 में 9 गए 0, 9 में 9 गए 0, 16 में 4 गए 12, 169 में 149 गए, कितना बचा 120, कितना बचा 120। तो 2x स्क्वायर माइनस 14x बराबर 120। अब आप इसको देखिए 2 से सब कट जाएंगे, तो काट दीजिए, 2 1 कम 2, 2 सत्ते 14 और 2 छक्का 12, 1 को 0, तो कितना बचा देखिए, कितना बचा है x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। ये आपका द्विघात समीकरण बन गया। ठीक, ये आपका द्विघात समीकरण क्या हो गया बन गया। ठीक,
तो द्विघात समीकरण बन गया। द्विघात समीकरण क्या है देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। ये आपका द्विघात समीकरण इस रूप का बन गया, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0 बन गया द्विघात समीकरण ना। अब इस द्विघात समीकरण को आपको गुणनखंड विधि से सॉल्व करना है। कौन से विधि से सॉल्व करना है? गुणनखंड विधि से। अब गुणनखंड विधि क्या होती है आपको सिखाया गया है, तो गुणनखंड विधि चलिए लगा दीजिए। प्रश्न क्या है देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। ये आपका द्विघात समीकरण है। ये आपका क्या है? द्विघात समीकरण। इस द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से सॉल्व करना है। कौन से विधि से सॉल्व करना है? गुणनखंड विधि से, ठीक। है ना। तो देखिए ऐसी संख्या ढूंढिए कि गुणा करने पर माइनस 60 आए, जोड़ने घटाने पर 7 आए। ऐसी आपको दो संख्या ढूंढना है। यहाँ पर एक छिपा है ना, एक का 60 से गुणा, तो एक 60 एक कम, यहाँ से एक का पहाड़ पड़े 60 एक कम 60 माइनस 60 आया, पहले लास्ट का गुणा, अब बीच वाले माइनस 7। ऐसी दो संख्या ढूंढिए गुणा करने पर 60 आए और जोड़ने घटाने पर 7 आए। ढूंढिए दो संख्या जिसका आप गुणा कर दें। 20 तिहाई 60 होता है, लेकिन 20 में 3 घटाएंगे 17 आएगा, तो नहीं मिला, ठीक। और ढूंढिए संख्या 12 पंचे 60 कितना, 12 पंचे 60। अब 12 में 5 गए तो कितना बचा? 7। लेकिन समस्या हो गई कि हम माइनस 7 है, तो इसको माइनस में ले लीजिए, 12 को इसको माइनस में लेना है 12 को। अब चेक करिए, प्लस माइनस माइनस, 12 पंचे 60, अब 12 में 5 गए 7। हमने किसका चुनाव किया है? माइनस 12 और 5 का। किसका चुनाव किए हैं? माइनस 12 और 5 का। तब क्या तरीका बताएं? पहली वाली और लास्ट वाली उतर आएंगी, बीच वाले को तोड़ेंगे। बीच वाले क्या करेंगे? तोड़ेंगे। तोड़ना यानी गुणनखंड। इस 7x को आपको नहीं लिखना है, 7x की जगह पर इन दोनों को लिखना है। किसको लिखना है? 12। अब बहुपद हमारा x में है, तो 12x अधन 5x। अब चेक करिए क्या सही तोड़े हैं। लास्ट में चेक करना भी है सही तोड़ा गया है कि नहीं, क्योंकि कभी कभी हम चुनाव करने में दिक्कत कर देते हैं। तो देखिए माइनस 12 में 5 गए 7, सही तोड़ा है, ठीक। अब हम लेंगे कॉमन। क्या लेंगे? कॉमन। कॉमन में क्या लेंगे? x यहाँ भी बाहर ले लीजिए। x यहाँ 2 होते, एक निकले तो खूब बचे, ये माइनस हम भी माइनस, x निकल गए, कितना बचा? 12 बचा। कितना बचा? 12, ठीक। यही संख्या थोड़ी सी जगह छोड़ के उतार लीजिए। यही संख्या थोड़ी सी जगह छोड़ के क्या कर लेंगे? उतार लेंगे। अब 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 60 से आगे ना जाए, तो 12 पंचे 60 कितनी बार पढ़े? 5 बार। तो यहाँ पे 5 ले लीजिए, वाला धन धीरे से उतर आएगा, ठीक। अब x माइनस 12 दोनों में है, तो इन दोनों कहाँ ले लीजिए? बाहर ले लेंगे। कहाँ ले लेंगे? बाहर। अंदर क्या बचा देखिए? x बचा। कितना बचा? x, ये धन 5, तो हम भी धन 5 बराबर 0। 0 इसका भी है, 0 इसका भी दे दीजिए, तो x माइनस 12 बराबर 0, x प्लस 5 बराबर 0, ठीक। माइनस 12 उधर गया तो प्लस 12, x का मान कितना है? 12, ठीक। प्लस 5 उधर गया तो कितना हुआ? माइनस 5, जो कि संभव नहीं है। x का मान माइनस 5 संभव नहीं है। अब बोलिए क्यों नहीं है? क्योंकि ये भुजाएं हैं, तो भुजाएं माइनस में थोड़ी आएंगी, भुजाएं माइनस में थोड़ी होंगी कि 2 माइनस भुजा, माइनस 2 भुजा, जो होगा क्लियर होगा धनात्मक संख्याएं होंगी। तो हमारा x का मान कितना निकला? 12। तो एग्जिट मान हमारा क्या हो जाएगा? x बराबर 12। हमने क्या बोला था कि समकोण त्रिभुज के दो भुजाएं, अन्य दो भुजा निकालना है, यानी ऊंचाई और आधार निकालना है। तो अतः क्या लिखेंगे? अतः आधार, क्या? आधार को हमने x माना है। देखिए ये देखिए, आधार को हमने x माना है, तो x की वैल्यू कितना आई? 12 सेंटीमीटर। एवं ऊंचाई क्या होगी? ऊंचाई आधार से 7 कम है। ऊंचाई आधार से 7 क्या है? कम है। प्रश्न वाला बोला था, ये देखिए ऊंचाई आधार से, तो 12 में 7 गए 5, तो यहाँ पे 12 रख दीजिए, अब माइनस 7, तो 12 में 7 गए 5 सेंटीमीटर। ये आपका समकोण त्रिभुज निकल आया, ठीक। तो समकोण त्रिभुज में कर्ण पहले से दिया था 13, ऊंचाई आधार हमने 12 निकाला, ऊंचाई 5, तो ऐसे भी 12 बार हम 140, 5 25, 140, 69, 13 13 हम 69। इस प्रकार से वाला प्रश्न कंप्लीट हुआ। वेरी मोस्ट प्रश्न है, कभी कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक। ठीक है, कोई दिक्कत? प्रश्न वाला क्या बोल रहा था कि एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में ऊंचाई उसके आधार से 7 कम है।
कौन बोला ऊंचाई कम है ना, तो आधार पता ही नहीं था क्या ऊंचाई, तो हम आधार को x मान लिए। आधार को क्या मान लिए? x। तो ऊंचाई x माइनस 7, 7 कम है। ये देखिए, अब कर्ण पहले से 13 दिया था, कर्ण कितना दिया था? 13। अन्य दो भुजाओं को निकालना है, यानी आधार और ऊंचाई आपको क्या करना है? निकालना है। ठीक, तो हम क्या करते हैं? पाइथागोरस प्रमेय पढ़ जानते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण कितना है? 13, लंब कितना है? x माइनस 7, आधार कितना है? x। इसमें सूत्र लगा देंगे, माइनस बी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ये वाला x स्क्वायर। तो एक x कितने होंगे? 2x स्क्वायर। 7 सत्ते 49, 2 सत्ते 14x। ये उधर गया तो माइनस हो गया, तो इधर जीरो बचा। अब जीरो इधर भी लिख सकते हैं, तो 2x स्क्वायर माइनस 14x। 169 में 49 गए 120। अब 2 से काट जी, 2 एक कम 2, 2 सत्ते 14, 60 दूना 120 से आपका समीकरण निकाला। अब इस समीकरण को आप क्या करेंगे? इस समीकरण को आप गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे। किस विधि से सॉल्व करेंगे? गुणनखंड। तो गुणनखंड विधि क्या होता है? ऐसी संख्या ढूंढिए गुणा करने पर 60 है, जोड़ने घटाने पर 7। तो 12 पंचे 60, 12 5 गए 7। हमने चुनाव कर लिया। x दोनों में है बाहर आया, तो कितना बचा? x माइनस 12। ठीक, अब यहाँ से x माइनस 12 थोड़ी जगह छोड़ के ले लेंगे, इसका पहाड़ा पढ़ेंगे ऊपर वाला है। तो 12 पंचे 60 कितनी बार पढ़े हैं? 5 बार। तो x माइनस 12 दोनों में से बाहर आया, तो कितना बचा? x प्लस 5। जीरो इसका भी, जीरो इसका भी। माइनस 12 जीरो इसको दे दे, माइनस 12 उधर गया प्लस 12, प्लस 5 उधर गया माइनस 5, संभव नहीं है। अतः आधार 12 एवं ऊंचाई 7 कम है, तो 12 में 7 गए 5। ये प्रश्न यहाँ से कंप्लीट होता है। ठीक, कोई दिक्कत हो तो बताइए। ठीक है, अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। इस 4.2 में लास्ट क्वेश्चन है, तो देखिए क्या बोल रहा है प्रश्न वाला। इस प्रश्न को देखिए, इसमें प्रश्न वाला क्या बोल रहा है? एक कुटीर उद्योग में विशेष दिन। कोई कुटीर उद्योग है, कुटीर उद्योग है जहाँ बर्तन वगैरह बनाए जाते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, मिट्टी के बर्तन हो गए, नॉर्मल बर्तन हो गए, तो उद्योग है तो वहाँ पे बर्तन बनाए जाते हैं। किसी विशेष दिन, प्रश्न वाला क्या बोला? किसी विशेष दिन में प्रत्येक नग, यानी जितने बर्तन बनाए गए हैं, एक एक बर्तन का लागत, यानी एक बर्तन का लागत यानी खर्चा उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। ठीक, एक किसी विशेष दिन बर्तन कुछ बनाए हैं, पता नहीं है, तो मान लेते हैं कुछ दिन बर्तन x बनाए हैं, तो यहाँ लिखेंगे माना विशेष दिन में x बर्तन बनाए गए हैं। उस दिन क्या? उस दिन माना उस दिन बनाए गए या निर्माण किए गए बनाए गए बर्तनों की संख्या x है ना। बर्तनों की संख्या क्या मान लेते हैं? x है। ठीक है, अब प्रश्नानुसार प्रश्न क्या बोला है? उस बर्तन का लागत, प्रत्येक नग का लागत, क्या? प्रत्येक नग का लागत है ना, प्रत्येक नग का लागत दिया है प्रश्न में। क्या है देखिए, प्रत्येक नग का लागत है ना, यहाँ पे बोला गया है उस विशेष दिन प्रत्येक नग यानी प्रत्येक बर्तन का निर्माण लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या x है। कितना है? x। x के 2 गुने, तो 2 का गुणा कर दीजिए। x बर्तन बनाए गए, उसका रेट क्या है? प्रत्येक बर्तन का 2 का गुणा उससे भी 3 अधिक है, 3 जोड़ दीजिए। 2 गुने से 3 अधिक है, ये आपका लागत निकल आया। क्या निकल आया? लागत, यानी x बर्तन बनाए गए हैं उसका खर्चा कितना है? 2x प्लस 3 है। यानी जितने बर्तन बनाए गए हैं उसका 2, मान लीजिए कि 6 बर्तन बनाए हैं, तो 6 दूनी 12 3 15, यानी 6 बर्तन बनाए हैं तो उनका रेट 15 है। कितना है? 15। ठीक, अब प्रश्नानुसार में चलिए, किस में चलते हैं? प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार में क्या बोला है? देखिए प्रश्नानुसार में बोला है उस दिन कुल निर्माण लागत 90 है ना। क्या बोला है? उस दिन कुल निर्माण लागत, क्या? निर्माण लागत कितना है? रुपये 90 है। यानी उस दिन जितने बर्तन बनाए गए हैं उन सभी बर्तनों का खर्चा 90 रुपये है ना। उस दिन जो बर्तन बनाए गए हैं उन सभी बर्तनों का खर्चा कितना आ रहा है?
90 रुपये आ रहा है। यानी जितने बर्तन बनाए गए हैं उनके रेट का गुणा कर देंगे। मान लीजिए जैसे 15 बर्तन बनाए गए, कितना, 15 बर्तन, ठीक, 15 बर्तन बनाए गए, 6 बर्तन बनाए गए हैं, उनका कुछ लागत है तो टोटल 90 रुपये खर्चा आता है। कितना आता है, 90। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले तो बर्तन कितने हैं, टोटल खर्चा 90 रुपये आया है, टोटल खर्चा कितना है, 90। तो बर्तन कई ठे बनाया गया, x ठो, कितने बनाए गए, x, उनका खर्चा कितना आया है, गुणे का चिन्ह, खर्चा कितना आया है, 2x + 3, कितना आया है, 2x + 3, ये आपका लागत है, ठीक। वैसे भी जानिए, अगर मान लीजिए एक समोसे का रेट 10 रुपये है तो 6 समोसे का रेट कितना हो जाएगा, 6 दाहम 60, यानी गुणा करने पड़ेगा। मान लो उस दिन x बर्तन बनाए गए हैं, उस बर्तन का रेट में गुणा कर देंगे, टोटल रेट अमाउंट आ जाएगी 90, कितना आ जाएगी, 90, ठीक। इसका गुणा इससे भी, इसका इससे भी, 2x से कम 2x, 2x का 2x, तो एक को यहाँ था तो ये 2x², ये धन तो हम भी धन, x का 3 से 3x से कम 3x, ये बराबर 90, बराबर 90, ठीक। तो 2x² + 3x, ये +90 इधर आया तो -90, +90 इधर आया तो 90, ये आपका द्विघात समीकरण बन गया है, ax² bx + c = 0। अब इस द्विघात समीकरण को आपको गुणनखंड विधि से सॉल्व करना पड़ेगा। किस विधि से सॉल्व करना पड़ेगा, गुणनखंड। तो 2x² + 3x + 3x - 90 = 0, ठीक। अब आपको दो संख्या का चुनाव करना है, इसको आपको गुणनखंड विधि से क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक। तो सबसे पहले हमने आपको क्या बताया कि रफ कार्य में पहले लास्ट गुणा करेंगे, तो 9 दूनी 18 -180, -180, बीच में कितना है, +3 है, पहले लास्ट का गुणा, यानी 290 का 90 से 290, 9 दूनी 18, 180, बीच में क्या है, +3। ऐसी दो संख्या ढूंढिए गुणा करने पर कितना आना चाहिए, एक -180, जोड़ने घटाने पर 3 आए। तो ऐसी दो संख्या आप अपने मन में ढूंढ लीजिए कि गुणा कर दे तो 180 आए, जोड़े घटाएं तो कितना आना चाहिए, +3 आना चाहिए। ऐसी दो संख्या आपको ढूंढना है कि गुणा करने पर 180, जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए, ये, ठीक। तो 15 दाहम 150, 15 ग्राम 165, 15 बरहम 180, यानी 15 में अगर 12 का गुणा करेंगे तो 15 बरहम, 15 दूनी 30 के 0 हासिल आए, 3 15 एकम 15 3 18, यानी 15 12 का गुणा करेंगे 180, लेकिन 15 में 12 घटाना पड़ेगा, 15 में 12 क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो 15 - 12, यानी से 12 को माइनस लेना पड़ेगा, 12 को क्या लेना पड़ेगा, तब न 12 में 15 जाएगा, 3 बचेगा। आई बात समझ में, यानी हमने संख्या 15 और -12 ढूंढा है, हमने संख्या क्या ढूंढा है, 15 और -12, जिनका गुणा करने पर -180, जोड़ने घटाने पर 3 आया, ठीक। इनके साथ हमारा बहुपद x है तो इनके साथ x लगा दीजिए, क्या लगा देंगे, x। पहली वाली लास्ट वाली उतर आएंगी, बीच वाले को तोड़ेंगे, क्या, पहली वाली लास्ट वाली उतर आएंगी, बीच वाले क्या करेंगे, तोड़ेंगे, इनको तोड़ के इन दोनों को लिखेंगे, ठीक। तो लिखिए +15x - 12x। अब चेक करेंगे क्या सही तोड़े हैं, 15 में 12 गए 3, सही तोड़ा गया है, 15 में 12 गए 3, ठीक। अब आप लेंगे कॉमन, x यहाँ भी है, x यहाँ भी, बाहर ले लीजिए, x यहाँ 12 तो 2 बचा, x 2 होते देखे निकले तो 1 बचे, ये धन तो हम भी धन, x निकल गए, कितना बचा, 15 बचा, कितना बचा, 15। यही संख्या थोड़ी सी जगह छोड़ के उतार लीजिए। अब इसका पहाड़ा पढ़े, इससे आगे न जाए, यही संख्या थोड़ी जगह छोड़ के उतार लीजिए, 15 छक्का 90, कितने बार पढ़े, अच्छा, ये माइनस धीरे से उतर आया, कितना बचा देखिए, 2x + 15, कितना बचा, 2x + 15 कॉमन ले लिए, इसमें भी है इसमें भी, तो अंदर क्या बचा, x बचा, कितना बचा, x है -6 और बराबर 0, कितना, बराबर 0, ठीक। अब आप देखेंगे इस 0 इसका भी, 0 इसका भी, दोनों को दे दीजिए, ये अपना 0 ले गया, ये अपना 0 ले गया, ठीक। 2x बराबर +15 उधर गया, -15, गुणे वाली बटे में, तो 2 कहाँ चला गया, बटे में, गुणे वाली बटे में, 2 कहाँ चला गया, नीचे, ठीक। अभी देखिए -6 उधर गया, +6, -6 उधर गया, कितना बचा, +4, लेकिन ये जो 15/2 आया है, तो आप सोचिए कभी क्या बर्तन 15/2 का मतलब 7.5, तो क्या आधा उधा बर्तन बनाया जाएगा, 7.5, वैसे भी माइनस संख्या आएगी नहीं, तो यहाँ पर ये मान संभव नहीं है, संभव नहीं है, ठीक। ये मान संभव नहीं है, तो हमारा मान क्या हो जाएगा, x बराबर 6,
ओरिजिनल हमारा मान क्या है, x बराबर 6 है। यानी उस दिन कितने बर्तन बनाए गए हैं, उस दिन बनाए गए बर्तनों की संख्या x है ना, तो 6। तो उस दिन कितने बर्तन बनाए गए हैं, 6। अतः क्या लिखेंगे, अतः उस दिन निर्माण किए गए, क्या, उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों, क्या, निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या कितनी है, 6 है। कितनी है, 6। अब बोला था कि उस बर्तन का लागत बताइए, तो प्रत्येक नग का लागत, क्या, प्रत्येक नग का लागत क्या हो जाएगा, लागत बराबर क्या हो जाएगा, लागत कितना है ये देखिए कहाँ गया, 2x प्लस दिन, यानी उस दिन के बर्तन के 2 गुने से 3 अधिक, तो 6 दूनी 12 3 15, तो 2x प्लस कितना है 3, तो 2x में 6 है और प्लस 3, तो कितना हुआ, 2 छक्का 12 3 15, यानी कितना आया, 15 आया। कितना आया, 15। यानी उस दिन x बर्तन बनाए गए, उन बर्तनों का प्रत्येक बर्तन का खर्चा कितना है, 15 रुपये। उस दिन x बर्तन बनाए गए और प्रत्येक बर्तन का मूल्य कितना है, 15 रुपये। उत्तर की जांच करना हो तो उत्तर की जांच कर लीजिए। उत्तर की जांच कैसे करेंगे, उत्तर की जांच ऐसे करेंगे कि प्रश्न वाला क्या बोला कि उस दिन टोटल खर्चा 90 आया, टोटल खर्चा कितने आया, 90, यानी 6 बर्तन बनाए गए, उनका खर्चा 15 है, तो 15 छक्का 90। ये उत्तर की जांच हो गई। कोई दिक्कत? देखिए प्रश्न वाला क्या बोला है, किसी विशेष दिन किसी कुटीर उद्योग में, कुटीर उद्योग है, उस उद्योग में कुछ बर्तन बनाए जाते थे, ठीक। एक विशेष दिन चुना गया, उस विशेष दिन में कुछ बर्तन बनाए गए, लेकिन उनको पता नहीं है कितने बर्तन बनाए गए, और जितने बर्तन बनाए गए हैं उस प्रत्येक बर्तन का रेट कितना है, उस बनाए गए बर्तनों के 2 गुने से 3 अधिक है, ठीक। और किसी विशेष दिन जो टोटल खर्चा 90 रुपये आया था, कितना, 90, तो उस दिन कितने बर्तन बनाए गए और उस बर्तन का रेट क्या है। तो मान लेते हैं कि उस दिन x बर्तन बनाया गया, कितना बर्तन, x। अब उस बर्तन का खर्चा कितना है, 2 गुने से 3 अधिक है, तो x के 2 गुने से 3 अधिक बर्तन का खर्चा आ गया। ये बर्तन का टोटल, प्रत्येक बर्तन का खर्चा है, ये x बर्तन टोटल बनाए गए बर्तन है। अब किसी विशेष दिन बर्तन का खर्चा टोटल 90 रुपये था, कितना था, 90। किसी विशेष दिन कितने बर्तन बनाए गए हैं, 90 बर्तन बनाए गए हैं, कितने बर्तन, टोटल उनका खर्चा 90 है। तो देखिए x बर्तन बनाए गए हैं और उनका खर्चा कितना है, 2x प्लस 3, दोनों को गुणा करेंगे 90, तो x का 2x से 2x स्क्वायर, x का 3 से 3x, 90 प्लस 90 इधर आए माइनस 90, ये आपका 2 चर वाले रैखिक समीकरण बन गया। अब इस समीकरण को आप गुणनखंड विधि से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इस समीकरण को आप गुणनखंड विधि से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो हमने आपको बताया है कि पहले लास्ट का गुणा था, 9 दूनी 18, कितना, 9 दूनी 18, 180, अब बीच में प्लस 3 है। ऐसी 2 संख्या ढूंढिए, गुणा करने पर 180 आए और जोड़ने घटाने पर कितना आए, माइनस प्लस 3 आए। तो 15 बरहम 180, 15 में 12 गए 3, 15 बरहम 180, 15 में 12 गए 3, तो हमने संख्या का चुनाव कर लिया 15x 12x, ठीक। पहली वाली लास्ट वाली उतर आएंगी, बीच वाले को तोड़ेंगे, इस 3x को तोड़ के इन दोनों को लिखेंगे और चेक करेंगे सही तोड़े हैं, तो 15 में 12 गए 3। अब हम कॉमन लेंगे, x इसमें भी, x इसमें बाहर आ गया, तो जब x बाहर आया तो कितना बचा, जब इसमें का x इसमें का x बाहर आया तो कितना बचा, यहाँ 2x बचा, एक को x निकल गए, अब प्लस 15x तो बाहर निकला है। यही संख्या थोड़ी सी जगह छोड़ के ले लीजिए, अब 15 छक्का 90, ये 6, ये माइनस आ गया, ये दोनों में है बाहर, x माइनस 6, 0 इसका भी, 0 इसका भी, इसको 0 दे प्लस 15 उधर गया, माइनस 15 गुड़े वाली बटे में, माइनस 14 गया प्लस 6। ये मान संभव नहीं है, ऋणात्मक आ रहे हैं, तो हमारा मान क्या हो जाएगा, 6। यानी उस दिन कितने बर्तन बनाए गए, 6। कितने बर्तन बनाए गए, अच्छा। अब प्रत्येक बर्तन का लागत कितना है, प्रत्येक बर्तन का लागत कितना है, उस दिन बनाए गए बर्तन के 2 गुने, तो बर्तन 6 बना, तो 6 का 2 गुना, 6 दूनी 12, और उससे भी 3 अधिक है, 12 3 15, यानी उस दिन 6 बर्तन बनाए गए। अब प्रत्येक बर्तन का रेट कितना है, 15 रुपये है, कितना है, 15, तभी ना उस दिन टोटल खर्चा 90 आया, 6 बर्तन रहे, 15 खर्चा और 15 छक्का 90, 6 बर्तन थे और एक बर्तन का टोटल खर्चा कितना आ रहा था, 15, तो 15 छक्का 90, ठीक। तो
तो 4.2 यहाँ से कंप्लीट होती है। टोटल हमारी कितनी क्लासेस हो गई? 49 क्लासेस, जिसमें हम 1 2 3 4 लगभग 4 क्लासेस में 4.3 भी हो जाएगा, यानी लगभग 4, तो 49 4 53, यानी 4 अध्याय को कंप्लीट होते होते कितने क्लास हो गए? 53 क्लास। तो 53 क्लास में पूरा कवरेज 4 अध्याय चल गया। फिर इसके बाद हम 5 अध्याय क्यों चलेंगे? आपके क्वार्टरली एग्जाम में लगभग 5 से 6 चैप्टर आएगा। हम कोशिश करेंगे कि 5 से 6 चैप्टर में पहुंच जाए। लगभग 1 सितंबर से पेपर है, तो मैथ का पेपर लगभग अगर शुरू में नहीं होता तो कुछ दिनों बाद होगा, तो हम वहाँ तक कुछ आपको ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा। तो आप इसी प्रकार क्लास से जुड़ते रहिए, अधिक से अधिक बच्चों को भी प्रमोट करिए, कक्षाएं जुड़े। BSc एकेडमी में आपकी जो क्लासेस चल रही हैं कोई फीस नहीं है, आप इनको अच्छे से पढ़िए, एक बार अच्छे से लगाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं क्लास नंबर 11 की ओर। नमस्ते।